भारत के लिए राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास का दिया मंत्र। रांची में बोले सरदार पटेल के विचार राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सरायकेला व्यवहार न्यायालय का किया निरीक्षण। आधारभूत संरचना के लिए जानकारी, लंबित मामलों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा। सरायकेला और लातेहार ने मनाया स्थापना दिवस। विकास और समृद्धि का संकल्प, रक्तदान शिविर का आयोजन, कार्यक्रमों में कला संस्कृति की झलक। और चाईबासा में जूनियर और सीनियर रग्बी प्रतियोगिता शुरू। 23 टीमों के खिलाड़ी दिखा रहे दम। प्रदर्शन के आधार पर स्टेट कैंप और नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के लिए होगा चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। देश के 5 प्रदेशों में चुनावी समर में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज केरल में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तिरुवल्ला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने देश में जारी विकास गतिविधियों की भी चर्चा की और केरल में बदलाव और विकास के लिए जनादेश मांगा। सुरदगढ़े हमारे केरलम को ईश्वर ने अपार संसाधन और संभावनाएं दी है। यहां समंदर में ब्लू इकोनॉमी के असीम अवसर है। यहां उद्योगों के लिए संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में कितना बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी केरलम विकास की दौड़ में बाकी राज्यों से लगातार पिछड़ रहा है, पीछे होता जा रहा है। एनडीए सुरदगढ़े एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहां कनेक्टिंग रोड्स का हाल बेहाल है। मुझे आपके ही साथी बता रहे थे, यहां कई वर्षों से एक भी बड़ा पुल नहीं बना है। कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कमी हो, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। असम में भी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य के कई नेता इन दिनों असम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सह झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन लगातार चुनावी सभाओं के संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने आज रंगापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए समतामूलक समाज के निर्माण के लिए वोटरों से समर्थन मांगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने असम में चुनाव प्रचार में लगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज कसा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य के मुखिया को प्रदेश के विकास में कोई खास रुचि नहीं है। झामुमो असम में विधानसभा चुनाव में बेहद कम सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये चुनावी सरगर्मी पार्टी के लिए निवेश की तरह है। एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा झारखंड में सजग विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो कोई भी कह सकता है यार 20, 22 या 18 सीट पर चुनाव लड़ोगे तो क्या करने वाले हो।
उसमें अगर 2-4 जीत गया तो उससे भी वो पैसा कमाएंगे। सरकार तो उससे वो बना नहीं सकता है। और या कि चाय बागान में कहीं एक आध दो चाय बागान तो खरीदने के लिए नहीं घूम करके देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे, पता नहीं है। क्योंकि बंगाल पड़ोस में यहाँ नहीं देख रहे उनके हालचाल, कहाँ गया हुआ है, असम गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी शंका पैदा करता है कि आखिर असम गया है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कौन देगा वोट। रांची में आज सरदार पटेल स्मृति समिति के पहल पर आर्यभट्ट सभागार में लौह पुरुष की 150वीं जयंती के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय एकता, सुशासन और समावेशी विकास का मंत्र दिया। राजधानी रांची का आर्यभट्ट सभागार देशभक्ति के स्वरों से गुंजायमान रहा। अवसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ समारोह का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। 150वीं जयंती की वर्षगांठ का ये अवसर केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं है, ये संकल्प का अवसर है। हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और राष्ट्र हित को सर्वोपरि दें। और हमारा जीवन हमें प्रेरणा देता है कि संकल्प अगर मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इरादे अड़े हो तो इतिहास भी बदला जा सकता है। आज के इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में सरदार पटेल जी से के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। राज्यपाल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विशेष उल्लेख करते हुए इसे भारत के आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने अपने पिछले वर्ष के गुजरात दौरे के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि ये प्रतिमा नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती है। नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में भारत की एकता, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक बन चुकी है। मुझे विगत वर्ष वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायी रहा। साथियों, आज आवश्यकता है कि हम सरदार पटेल को केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाएं और अपने विचारों, व्यवहार तथा कर्तव्य में उनके सिद्धांतों को आत्मसात करें। कलिंग भारतीय फाउंडेशन की इकाई सरदार पटेल स्मृति समिति द्वारा आयोजित इस समारोह ने सरदार पटेल के बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट प्रेम की यादें ताजा कर दी। लौह पुरुष के 150वीं जयंती के इस आयोजन ने संदेश दिया है कि भारत की विविधता में एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और विधायक नवीन जायसवाल ने आज रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत तिगरा टिकरा टोली में महिला समूह के लिए नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्री जायसवाल ने भरोसा जताया कि सामूहिक भवन से महिला सशक्तिकरण के कार्यों को मदद मिलेगी। उन्होंने हर क्षेत्र के समावेशी विकास का संकल्प दोहराया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने सरायकेला व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय में आधारभूत संरचना की जानकारी ली। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों के निपटारे की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता, ई कोर्ट सुविधाओं और रिकॉर्ड रूम के रखरखाव पर ध्यान देने का निर्देश दिया। खाड़ी देशों में संघर्ष के बावजूद भारत में एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई लगातार जारी है। एक और जहाज एलपीजी टैंकर लेकर भारत आ रहा है। इससे पहले भी भारतीय कूटनीति की वजह से कई अन्य जहाज भी देश के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज ग्रीन सन भी सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। इस जहाज पर लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो पूरे मार्च महीने में यह हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। जी हाँ,
तो आइए भारतीय कूटनीति के दबदबे पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत लगातार अपना परचम फहरा रहा है। जी हां, भारतीय कूटनीति का दबदबा है कायम और अब आ रहा है 7वां एलपीजी टैंकर। जी हां, भारतीय कूटनीति का दबदबा कायम और 7वां एलपीजी टैंकर अब भारत आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी, जिसका है भारतीयों को इंतजार, जो कि जल्द ही भारत पहुंचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगर हम जिक्र करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने पार कर लिया है और हॉर्मुज पार करने वाला ये 7वां जहाज है। समाजवादी सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के मोतिहारी में चरखा पार्क और महात्मा गांधी सत्याग्रह स्मारक का आज दौरा किया। उन्होंने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। IIT ISM धनबाद में वैश्विक नवाचार को लेकर 6 और 7 अप्रैल को इनोवेटिव का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप और निवेशकों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। IIT ISM धनबाद में होने वाला इन्वेंटिव 2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की तकनीकी रूपरेखा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने बताया कि इस मेले में AI, हेल्थ केयर, मटीरियल साइंस और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित 150 से अधिक नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। ये जो इन्वेंटिव हो रहा है, जिसमें कि हम इनोवेशन को शोकेस कर रहे हैं, ये भारत इनोवेट अभी हुआ था IIT बॉम्बे में, जिससे कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है वो जाएंगे फ्रांस में उनका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, एंड वहीं पे फिर VC और स्टार्टअप का मैच मेकिंग होगा। कार्यक्रम के दौरान 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा किया जाएगा। उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार ने जानकारी दी कि मेले में 50 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स और 20 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। MOU होगी हमारी इंडस्ट्री के साथ, जहाँ पे इंडस्ट्री भी कुछ हमको फंड दे रही है। स्टार्टअप साथ MOU कर रहे हैं, स्टार्टअप को हम फंड प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्समिन की ओर से। तो इस सब का हमारा एक यूनिक प्रोग्राम होगा, जो कि बाकी इन्वेंटिव में हमने उस ढंग का अभी तक नहीं देखा है। चर्चा के मुख्य विषय भूविज्ञान, माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग रहेंगे। प्रोफेसर रजनी सिंह ने बताया कि इस मेले में देश के 7 NIT और 100 से ज्यादा उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। टॉप 100 NIRF रैंक इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया, जो थीमेटिक एरियाज है, AI है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, मटीरियल साइंस, माइनिंग एंड मिनरल्स, क्लीन एनर्जी एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। 6 अप्रैल से शुरू हो रहा ये आयोजन तकनीक और व्यापार के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करेगा, जो भविष्य के विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा। DD न्यूज के लिए धनबाद से शरद की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां ने आज 25वां जिला स्थापना दिवस मनाया। इस सिलसिले में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रंगारंग कार्यक्रमों ने समा बांधा। सरायकेला खरसावां जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में पूरी शाम सांस्कृतिक विरासतों के नाम रही। रंगारंग प्रस्तुतियों और स्थानीय कलाकारों के हुनर ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भव्य आयोजन में जिले की समृद्ध परंपरा और आधुनिक विकास की झलक साफ देखने को मिली।
इतिहास के पन्नों को पलटे तो 4 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां को पश्चिम सिंहभूम से अलग कर एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया था। इन 25 वर्षों में जिले ने बुनियादी ढांचे से लेकर औद्योगिक विकास तक लंबी दूरी तय की है। 25 वर्ष हुआ है जिला में और जिले ने बहुत सारी चुनौतियों को मुश्किलों से पार किया है। सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे लाइवलीहुड के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जिला ने अच्छी प्रगति की है। पूर्व के दिनों में प्रशासन और नागरिकगण ने साथ मिलकर बहुत सारी मुश्किलों से पार पाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो सभी बच्चों को सभी स्कूल्स में अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देना, उनके आगे भविष्य को संवारना, ये जिला के लिए एक बड़ी चुनौतियां है। हमारे जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी में अच्छे डॉक्टर्स, सभी में से एएनएम नर्सेस, सभी जितने भी लोग हैं, इनकी जरूरतों को पूरा कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता है। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास का संकल्प लिया। उन्होंने समग्र विकास के लिए जन भागीदारी को अनिवार्य बताया। उत्तराखंड का ये जो सरायकेला जिला है युवा अवस्था पर प्रवेश कर चुका है और बहुत सारी उम्मीद और अपार संभावनाओं की, और जो झारखंड सरकार का स्लोगन है पूरे हर चौक चौराहों पर, तो सरायकेला जिला में भी अपार संभावनाएं हैं और जिला जहां तक पहुंचना चाहिए था आज नहीं पहुंचा, उसके भी हम लोग को मलाल है। लेकिन आज 5-6 सालों से हेमंत सरकार के नेतृत्व में सरायकेला जिला आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। कला संस्कृति हो या पर्यटन स्थल हो या उद्योग का मामला हो या सड़कों का जाल हो, हर क्षेत्र में आज विकास दिख रहा है। आज का ये कार्यक्रम संदेश दे गया कि भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद सरायकेला खरसावां विकास की तेज राह पर अग्रसर है। 25 साल का ये मील का पत्थर जिले के सुनहरे भविष्य की एक नई इबारत लिख रहा है। डीडी के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। लातेहार भी आज अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज रन फॉर लातेहार सह सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के माध्यम से स्थापना दिवस को यादगार बनाने की पहल हुई। इस दौरान खास और आम सबों ने रक्तदान कर सबों को इस महादान के लिए प्रेरित किया। गढ़वा में यातायात नियमों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पुलिस ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की है। साइलेंसर में फेरबदल करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गढ़वा वासियों को जोहार। अपनी बाइक की आवाज बढ़ाना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बल्कि कानूनन जुर्म है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के अनुसार वाहन के मूल साइलेंसर में बदलाव करना जो निर्धारित ध्वनि सीमा 80 डेसिबल से अधिक शोर पैदा करे एक गंभीर अपराध है। यह शोर न केवल सार्वजनिक शांति भंग करता है बल्कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सड़क पर आपकी बाइक की दहाड़ किसी के लिए सिरदर्द हो सकती है। मैं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गढ़वा आप सभी से अपील करती हूं कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर भारी जुर्माने और कानूनी पचड़ों में न पड़े। शोर नहीं, सुरक्षा चुने, कानून का पालन करें, जिम्मेदार नागरिक बने। एक हेलमेट सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवन रक्षक गियर है जिसे दुर्घटना के प्रभाव के दौरान शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। किसी भी टक्कर में आपका सिर सड़क से टकराने वाली पहली चीज नहीं होनी चाहिए। मैं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गढ़वा आप सभी से अपील करती हूँ कि हेलमेट का स्ट्रैप लगाने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन एक पल की लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपनी किस्मत के भरोसे मत चलिए, अपनी सुरक्षा को चुनिए। जय हिंद। मौसम के बदले मिजाज की वजह से राज्य में गर्मी पर फिलहाल कई जिलों में ब्रेक लगा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कई इलाकों में 9 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 से 7 अप्रैल तक कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र
ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। सरायकेला में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। चाईबासा में खेल का जोश अपने चरम पर है, जहां 8वीं झारखंड राज्य जूनियर एवं सीनियर रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। राज्य भर से आए खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं और रग्बी को नई पहचान दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर स्टेट कैंप और नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के लिए टीमों का चयन होगा। सेहबूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड के 12 जिलों की कुल 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन का उद्देश्य राज्य में रग्बी खेल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। राज्य रग्बी संघ के पदाधिकारी एजाज अशदाक ने विस्तृत जानकारी साझा की। इसका उद्देश्य है चाईबासा में कराने का कि हमारे यहाँ ट्राइबल जो क्षेत्र है और सुदूर क्षेत्र से भी हम लोग रग्बी के प्लेयर को निकालें, टैलेंट को उभारें। और चाईबासा में अच्छा टैलेंट है, यहाँ दूसरी बार होने जा रहा है। इससे पूर्व में भी यहाँ हम लोग चैंपियनशिप करवा चुके हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य भर से करीब 250 खिलाड़ी चाईबासा पहुंचे। मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह और जोश देखने लायक है। जमशेदपुर टीम की कोच के मुताबिक रग्बी न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक फिटनेस को भी मजबूत बनाता है और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मौका देता है। खेल रहे हमारे बच्चे लगभग 3 टूर्नामेंट अभी तक स्टेट में खेल चुके हैं। इसमें से हमारे कुछ बच्चे नेशनल में भी सिलेक्ट हुए हैं। खेलो इंडिया स्मिता लीग भी खेल चुके हैं और हमें रग्बी बहुत पसंद है। इसमें हम करियर के ऑप्शन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस की भी काम आती है हमारी। बहुत जगह गए हम लोग खेलने के लिए। रांची गई थी हम लोग के गाँव की बहुत कोई 2-3 जन, और फिर कोलकाता भी गई थी खेलने के लिए। जनवरी में हमारा नेशनल टूर्नामेंट था, तो हमें उसके लिए कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। फिर कैंप से मैं नेशनल भी खेला हूँ। खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपने सपनों को साकार करने का एक बड़ा मंच है। साथ ही ऐसे आयोजन इस खेल को नई पहचान देने और युवाओं को इससे जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। हॉकी सिमडेगा जिला स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल से 3 मई तक स्थानीय एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में वैसे ही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जिन्होंने हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व न किया हो। नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र परिसर में अयोध्या पर्व का आगाज हुआ। ये महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और पुनर्जागरण का प्रतीक है। इस पर्व में रामराज और शबरी के राम जैसे प्रसंगों के जरिए अयोध्या की गौरवशाली परंपरा को जीवंत किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अयोध्या पर्व के जरिए आस्था, संस्कृति और भविष्य की सोच को एक मंच पर लाने की पहल की गई है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की और अयोध्या के वर्तमान और भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है और ऐसे आयोजनों के माध्यम से इसकी बहुआयामी पहचान को समझने का अवसर मिलता है। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, भविष्य की अयोध्या के बारे में वहाँ के लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, वहाँ के संत महात्माओं की सहभागिता होनी चाहिए और उन लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए जिनके मन में भविष्य की अयोध्या की एक स्पष्ट रूपरेखा है। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अयोध्या को भारतीय परंपरा और मर्यादा का आदर्श बताते हुए कहा कि यह देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का माध्यम है। अयोध्या पर्व हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, जो कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है। अयोध्या केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक दर्शन है। अयोध्या केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचार और आदर्श है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या का विकास भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ता है। अयोध्या हमें याद दिला रही है कि प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों को भूलना नहीं होता। अयोध्या हमें याद दिला रही है कि हमें जीवन में सिर्फ गति नहीं प्राप्त करनी है, बल्कि दिशा भी सही रखनी है। इस आयोजन में राम राज्य, शबरी के राम जैसे विषयों पर चर्चा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कला और अवधी हाट जैसे विशेष आकर्षण भी शामिल हैं, जो अयोध्या की समृद्ध परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। कैंसर के इलाज के लिए देश में लगातार अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। 2 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई थी। ये थेरेपी अब कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। साल 2024 में भारत ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस शोध का नेतृत्व वैज्ञानिक और उनकी टीम ने किया। 2 साल में ये थेरेपी खास तौर पर ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के इलाज में प्रभावी साबित हो रही है। ये कार्डिसेल थेरेपी जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे मरीजों में यूज़ करते हैं जिनका जो नॉर्मल कीमोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी लौट के आ गई है या जिस पे कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया है। तो इन मरीजों में जनरली औसतन हम जो रिस्पांस देखते हैं, जनरली कुछ महीनों तक ही बीमारी काबू में रहती है। तो वैसे मरीजों में लगभग हमने देखा कि 50 से 60% मरीजों में बीमारी ठीक हुई है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है। विदेशों में CAR-T थेरेपी की कीमत कई करोड़ रुपए तक होती है, जबकि भारत में विकसित ये थेरेपी उससे काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी वजह से अब विदेशों से भी मरीज भारत आकर इस इलाज का लाभ लेने लगे हैं। पिछले 2 वर्षों में इस थेरेपी के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। कई मरीजों में बीमारी के लक्षणों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और कई मामलों में लंबे समय तक रोग नियंत्रण संभव हुआ है। पूरे देश में यदि आप देखेंगे, सारे कोने पूरे देश के 90 से ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं और जहाँ से 300 से ज़्यादा डॉक्टर जिन्होंने इस थेरेपी का एटलीस्ट एक बार यूज़ किया है। उन्हें 700 के आसपास पेशेंट किए हैं पूरे देश में इन पिछले 2 से 2.5 साल में। अब वैज्ञानिक इस थेरेपी को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उन्नत बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसे और अधिक सटीक, प्रभावी और किफायती बनाने पर शोध कर रही है। हम कैसे सही पेशेंट का चुनाव कर पाए, जिससे जो भी पेशेंट इस थेरेपी का इस्तेमाल करता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए और उसकी टॉक्सिसिटीज़ और जो भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको हम पहले से ही प्रिडिक्ट करके उस पर सही एक्शन ले पाए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI की मदद से इस थेरेपी की लागत और कम की जा सकेगी और इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। इससे न केवल भारत के मरीजों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत जीन थेरेपी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा। 2 साल पहले शुरू हुई ये स्वदेशी जीन थेरेपी आज भारत की वैज्ञानिक क्षमता और किफायती स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण बन चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक दुनिया भर के कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के लिए राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास का दिया मंत्र। रांची में बोले सरदार पटेल के विचार राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सरायकेला व्यवहार न्यायालय का किया निरीक्षण। आधारभूत संरचना के लिए जानकारी, लंबित मामलों के निपटारे की प्रगति की समीक्षा। सरायकेला और लातेहार ने मनाया स्थापना दिवस। विकास और समृद्धि का संकल्प रक्तदान शिविर का आयोजन। कार्यक्रमों में कला संस्कृति की झलक। और चाईबासा में जूनियर और सीनियर रग्बी प्रतियोगिता शुरू। 23 टीमों के खिलाड़ी दिखा रहे दम।
प्रदर्शन के आधार पर स्टेट कैंप और नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के लिए होगा चयन।